इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सुनो देखो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। क्या मतलब होता है इसका? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। मतलब जब चार्ज मोशन में हो, जब चार्ज मोशन में हो तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलेंगे इसे? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है और उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इतना क्लियर है? अच्छा ये बताओ, चार्ज मोशन में इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज फ्लो कहाँ होता है? वायर्स में। किस में फ्लो होता है? वायर्स में। और फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट। पढ़ा है ये तो, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज किस में? मोशन में है, मतलब चार्ज का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और चार्ज का फ्लो कहाँ पे होता है? वायर्स में। और वायर्स में क्या आता है? करंट आता है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है इसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें हम ये सारे पार्ट पढ़ेंगे। हाउ करंट फ्लो इन वायर, वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, ये करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जूल हीटिंग, थर्मल पावर। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो है केवीएल। क्या है? केवीएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवीएल। ठीक है, और ये ऐसे समझ में भी नहीं आता, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। इसकी डेफिनेशन तो है, बट डेफिनेशन तो 3 लाइनों की है, उससे कुछ भी समझ नहीं आता। रटने का काम है डेफिनेशन का, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब इसके क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा कि केवीएल है क्या, और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे करेंगे फर्स्ट पार्ट में, और ये इसका सेकंड पार्ट है, ये हम आगे करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना देखो, एक एक्सपेरिमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं इसे। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पे ये रोड दिख रही है, ये कार्बन रोड। ठीक है, और इसके अंदर पानी है, जो ये बॉक्स है इसके अंदर पानी है। और यहाँ पे ये है, जो ये पतली सी है, ये जिंक रोड। ठीक है, जो ये कार्बन रोड होती है ये होती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो ये जिंक रोड होती है ये होती है नेगेटिवली चार्ज। ये दोनों ना भिड़नी नहीं चाहिए, अगर ये टच होगी ना फिर फ़ायदा नहीं है एक्सपेरिमेंट का। अब देखो इसमें ना हम डालेंगे, ये क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा सा ये डालेंगे, ज़्यादा ही आ गया, रुको कुछ ज़्यादा। चलो ठीक है, इतना डाल देते हैं, बाकी साइड में रख देंगे। ठीक है, ये इसमें डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया ना, तो अब एक ये बैटरी की तरह काम करेगी। यानी कि अगर इन दोनों वायर्स को ऐसे कनेक्ट कर दे तो अब इसमें करंट चल रहा है। मेरे नहीं लग रहा वो चल रहा है, लेकिन बहुत कम चल रहा है। ये यहाँ पे बैटरी बन चुकी है, और ये 1.5 वोल्ट की बैटरी बन चुकी है, करंट चल रहा है इसमें। ठीक है, अब ये दिखाएंगे कैसे करंट कैसे चल रहा है, हम कैसे मान लें। तो इसमें अब गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ये जो दिख रहा है ये गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर होता है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला होता है। इसमें नेगेटिव वायर, जो नेगेटिव रोड होती है ना, उसकी वायर कनेक्ट करते हैं, इसमें पॉजिटिव वाली। तो ठीक है, कनेक्ट करते हैं एक बार। फिर इसमें डिफ्लेक्शन आ गया तो इसका मतलब इसमें करंट है, चल रहा है करंट। अगर नहीं आया तो नहीं चल रहा। ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। जस्ट वेट फॉर अ ये वायर ही ना जुड़े मेरे तो। जुड़ तो गया, चलो एक तो। देखो आ रहा है डिफ्लेक्शन, दिख रहा है? देखो एक बार इसे हटाते हैं, रुको, हटा दिया, गया। देखो डिफ्लेक्शन आ रहा है।
है ना, तो इसका मतलब करंट चल रहा है। रुको पास से दिखाता हूँ मैं डिफ्लेक्शन। देखो जैसे ही ये इसमें करेंगे ना, देखो डिफ्लेक्शन आ रहा है, दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने हटाते गया, अब मैं दोबारा से लगाऊंगा, जैसे ही वायर्स में कनेक्ट करूँगे फिर से आ गया। तो इसका मतलब बैटरी बन चुकी है ये, और इसमें करंट चलेगा और ये हमेशा ही चलेगा जब तक ये ऐसे बंद रहेगा ना। तो इसका मतलब जैसे ये कनेक्टेड रहेगा तो ये हमेशा ही चलेगा। ठीक है, डन। अभी जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसे अब डिटेल में समझेंगे कि वहाँ पे करंट कैसे फ्लो करा। अभी देखा ना कि गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो किस वजह से आया है। मतलब जो अभी एक्सपेरिमेंट किया वो एज अ बैटरी वर्क कर रहा था। किसकी तरह? बैटरी। वो एक बैटरी बन जाती है और वो बनती है 1.5 समथिंग वोल्ट की, इतने की बनती है 1.5 वोल्ट की। यहाँ पे क्या बन जाती है? एक बैटरी बन जाती है। ठीक है, अब उसे ही समझेंगे डिटेल में। करें, सुनो देखो, एक बार इसे भूल जाओ कि क्या है ये, इसे एक बार रहने दो, हम दूसरा देखते हैं कुछ। अरे ये है, सुनो, यहाँ पे एक रोड तो ये है, एक रोड तो ये रही, ठीक है, दूसरी रोड ये रही, दो रोड है हमारे पास। ठीक है, ये मान लो किसकी है? कार्बन की है, और वो मान लो जिंक की है। ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या है? पानी है। क्या है? पानी, H2। क्या है यहाँ पे? H2। अभी जो ये दोनों रोड है वो क्या है? न्यूट्रल में है। किस में है? न्यूट्रल कंडीशन में। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्या मतलब होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अभी ये दोनों क्या है? न्यूट्रल में है। जैसे ही हमने इसमें क्या मिलाया, यहाँ पे पानी में है ये, जैसे ही हमने इसमें मिलाया NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, जैसे ही हमने H2O में, किसमें? H2O में क्या प्लस कर दिया? NH4Cl। जैसे ही वाटर में अमोनियम क्लोराइड को मिक्स किया तो इस केस में यहाँ पे क्या बन गया? ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रोलाइट। एक ये सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन ही बन गया ना, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा ये। और क्या बन गया? यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन गया। इतना क्लियर है? ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का काम क्या है? इस सॉल्यूशन का काम है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये सॉल्यूशन क्या करेगा? मेंटेन करेगा। किसे मेंटेन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। कौन? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं। ये है कार्बन की रोड। किसकी? कार्बन की। ठीक है, ये किसकी है? ध्यान से समझना, जिंक। किसकी है? जिंक रोड। ये कौन सी रोड है? जिंक रोड। और ये कार्बन रोड। जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करेगा? इसे तो पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। क्या कर देगा? पॉजिटिवली चार्ज। और इसे नेगेटिवली चार्ज। मतलब इसमें से नेगेटिव चार्ज उठाकर यहाँ पे रख देगा और पॉजिटिव चार्ज उठाकर इस वाली प्लेट पे रख देगा। तो ये क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। कौन? कार्बन वाली रोड। और ये क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। कौन सी रोड? जिंक वाली रोड। ठीक है, यहाँ पे बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास तो ये क्या होगी? हायर पोटेंशियल होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। इसने यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर दिया। किसने? सॉल्यूशन ने, इलेक्ट्रोलाइट ने। इसे यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे है लोअर पोटेंशियल। और ये हमेशा ही ऐसा रहेगा क्योंकि इसका काम ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अगर मान लो, देखो सुनो, यहाँ पे यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मानते हो ये बात को? क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन इन दोनों को अट्रैक्ट नहीं होने देगा क्योंकि ये इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे इस पाथ से, इस रास्ते से तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाते, और हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करते। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करता है। क्लियर? ये बात याद कर लेना कि हमेशा ही मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। इतना क्लियर है?
ठीक है। अब इस पाथ से तो हम जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि बीच में सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसलिए हमने क्या जोड़ दिया कि यहाँ पे वायर जोड़ दी, बैटरी के क्रॉस क्या जोड़ दी, एक इस सिस्टम के क्रॉस क्या जोड़ दी, एक वायर जोड़ दी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस वायर में से जाएंगे। यहाँ पे तो जा नहीं सकते, नहीं जा सकते ना, कहाँ से जाएंगे? वायर में से जाएंगे। ठीक, अब सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इस तरफ जाएगा, जाएगा ना। ये अगर मान लो यहाँ पे था -100 कूलम चार्ज, कितना था? -100 कूलम। यहाँ पे था 100 कूलम। यहाँ से मान लो -20 कूलम चार्ज चला गया, चला गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 80। और यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव के पास जब नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे भी 20 खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे कितना बचा? 80 कूलम। और यहाँ पे 20 चला गया तो यहाँ पे -80 कूलम। ऐसे ही होएगा। अब लेकिन ये सॉल्यूशन इसको ऐसा नहीं होने देगा। जैसे ही यहाँ पे ये कम होएगा, ये यहाँ से उठा के वापस यहाँ पे 100 कर देगा और यहाँ पे भी 100 कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस इलेक्ट्रोलाइट का काम ये है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, वापस यहाँ पे 100 कर देगा और यहाँ पे भी 100 कर देगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख देगा उठा के और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रख देगा इस सॉल्यूशन में से उठा के। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना इस तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ मूव करेगा? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ। यस, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव कह रहा हूँ, अपोजिट होती है। क्या होती है? अपोजिट होती है। क्या होती है? जो डायरेक्शन होती है किसकी? करंट की, वो हमेशा ही क्या होती है? अपोजिट होती है। किसकी डायरेक्शन के? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इस तरफ क्या आएगी? करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट ऐसे चलेगा, ये यहाँ से चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, करंट इधर जाएगा। इसमें से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। यहाँ पे चार्ज अगर कम हो रहे हैं, इन पे चार्ज कम हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या कर देगा? दोबारा से मेंटेन कर देगा। तो हमेशा ही ये परमानेंट ऐसे एक बैटरी की तरह काम करेगा और ये ऑलवेज चलेगा, हमेशा चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हमेशा चलता रहेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, ये मेंटेन करता रहेगा फिर से, तो करंट भी चलता ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो करंट ये ऐसे जा रहे हैं और ये हमेशा ही चलता रहेगा, फिक्स है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे? डेल्टा वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। जितना अभी तक समझाया वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था बस वही बातें थी, समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, डेल्टा वी इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसे बोल सकते हैं वोल्टेज ऑफ बैटरी। क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज ऑफ बैटरी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू एल। क्या होता है? E इंटू एल। मतलब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? E इंटू एल करना पड़ेगा। E यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वायर, और एल क्या होता है यहाँ पे? लेंथ ऑफ वायर। क्लियर? इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? क्या फाइंड कर सकते हैं इससे? डेल्टा वी। क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से यहाँ जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये ऐसा सीधा चला जाएगा, मतलब ये ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, या फिर कोई और पाथ बनेगा इसका? बताओ, सुनो, ऐसा नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? समझो कैसे जाएगा। देखो यहाँ पे ना इस वायर के अंदर कुछ ना कुछ आयंस है, आयंस एटम्स होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ये एक वायर मान लो, वायर है, ऐसे थोड़ी है वायर, अपनी वायर तो ऐसे है, ऐसे है ना वायर, ऐसे वायर। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है,
एक आयन यहाँ पे है, एक आयन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ऐसे यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया, यहाँ पे टकराया, इसके पास एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 10⁻⁻ क्या होता है, -13 होता है ना। ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मास इसका होता है 9.1 × 10⁻⁻31 ये होता है। तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, +31 हो जाएगा। पावर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो इस केस में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारा एक्सेलरेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, टकराया, स्पीड कम, फिर से स्पीड ज़्यादा, टकराया, स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा, टकराया, स्पीड कम। ऐसे ये कर करके कौन से पाथ पे जा रहा है, ये जिगजैग पाथ पे। इलेक्ट्रॉन कभी भी स्ट्रेट पाथ पे नहीं जाता, ये हमेशा किस पे जाता है, जिगजैग पाथ पे। और क्यों जाता है, किसकी वजह से जाता है, ड्यू टू द एटम और आयंस इन द वायर प्रेजेंट इन द वायर, ठीक है। जो ये वायर के अंदर जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये टकरा के जाता है, ऐसे सीधा नहीं जाता। तो यहाँ पे ये कौन सा पाथ बनाता है, ऐसे जिगजैग पाथ बनाता है। ये ऐसा पाथ होता है इसका, ऐसा पाथ नहीं होता कभी भी, ऐसा पाथ होता है, ठीक है। ये पाथ बनाता है इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि जो ये जा रहा है, ये एक एवरेज स्पीड से जा रहा है ना, एवरेज स्पीड से जा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कंटिन्यूसली इसके पास सेम स्पीड है, ऐसा थोड़ी है। देखो यहाँ पे अगर ये चल रहा है, इसके पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, टकराया, स्पीड कम, फिर स्पीड तेज करी इसने, टकराया, फिर स्पीड कम, फिर तेज करी, फिर टकराया, फिर कम। तो स्पीड कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। तो जो एवरेज स्पीड से जाता है, जो ये एवरेज स्पीड से जाता है, इसकी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है जाने की, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की जो एवरेज स्पीड है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, क्या बोलेंगे उसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना क्लियर है, बस यही थी इसमें तो बातें। आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मैंने बताई थी, क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मैंने एक बात नहीं बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा ही लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ये यहाँ पे क्या था, इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही था, ऐसे ही था, ठीक है। इसके पास था पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या था, यहाँ पे क्या था, हायर पोटेंशियल था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे ही फ्लो करवाए थे, ऐसे करवाए थे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो इस केस में ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ही मूव कहाँ से कहाँ करते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखो 3 बातें आती है इसमें, सुनो। पहली बात तो ये कि जो करंट की डायरेक्शन होएगी वो क्या होएगी, अपोजिट होएगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से, ठीक है। एक ये कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ही मूव करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। बस यही है, और तो क्या है, हाँ बस 2 ही है। क्लियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिटेल में समझते हैं। मैंने बता तो दिया, तो एवरेज स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाता है, उस एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। इनटू में ई यहाँ पे होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कैपिटल ई है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। ई इंटू ई का फोर्स लगता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। कब, जब वो लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाता है, हायर पोटेंशियल पे जाता है। क्लियर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना हमें, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, ई इंटू ई, फोर्स है ये, तो ई बाय में एम। तो ये क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या गई यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में, बस यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, ये वेक्टर फॉर्म में बन जाएगी। और स्केलर फॉर्म में वेक्टर हटा देंगे, इनटू टाउ। टाउ करना मत भूलना, इनटू में टाउ। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ का मतलब होता है ये माइनस साइन। वेक्टर फॉर्म में हमेशा माइनस साइन होता है, स्केलर फॉर्म में नहीं आता।
स्केलर फॉर्म में क्या होता है, बस ये यहाँ से ये हटा दो और माइनस साइन हटा दो, वैल्यू सेम ही रहती है, इंटू ई डिवाइडेड बाई में एम। माइनस साइन ये नहीं दिखाता कि वेलोसिटी माइनस में, वेलोसिटी माइनस में ऐसा कभी सुना है? इसका मतलब ये होता है इसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं? डायरेक्शन को, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है, ना कि वेलोसिटी की। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड माइनस में वेलोसिटी है। माइनस में वेलोसिटी कहाँ होती है? फोर्स होता है, माइनस में नहीं होता ना, वेलोसिटी में नहीं होती। डायरेक्शन को शो करता है। माइनस साइन किसे शो करता है? डायरेक्शन को। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में होती है ये, और स्केलर फॉर्म में होती है ये, ई इंटू ई डिवाइडेड बाई में एम इंटू में टाउ। और वेक्टर फॉर्म में क्या होती है? ई माइनस में ई इंटू में ई डिवाइडेड बाई में एम इंटू में टाउ। ठीक है, ड्रिफ्ट जो इसका ऑर्डर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर होता है, वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है ये? इसका ऑर्डर होता है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ई यहाँ पे है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई। कैपिटल ई यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वायर, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये नया वर्ड है ना। रिलैक्सेशन टाइम होता है टू सक्सेसिव कोलिजन होने में जो टाइम लगेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से स्टार्ट किया, एक यहाँ पे कोलिजन हुआ, दूसरा यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो जो ये दो कोलिजन करने में सक्सेसिव मतलब लगातार, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जो लगातार कोलिजन आ रहे हैं, तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन करने में जो टाइम लगा उसे ही क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ से डिनोट करते हैं, और इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इट इज डिनोटेड बाय टाउ। इट्स ऑर्डर, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इनका यूज़ है, फॉर्मूले याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है ना? और इसमें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी समझ में आ गया होगा। दोनों क्या करते हैं? अपोज करते हैं करंट का। ये क्या करता है? ये पूरी वायर में देखते हैं हम, रेजिस्टेंस के केस में पूरी वायर में देखते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी एक यूनिट लेंथ में देखी जाती है। किसमें? एक यूनिट लेंथ में। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि एक तो ये सुन लो कि रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ρL/A। ठीक है, अगर यहाँ पे लेंथ को क्या कर दे? 1 मीटर कर दे, और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दे। किसको? लेंथ को, और एरिया को 1 कर दे, तो इस केस में रेजिस्टेंस भी इस केस में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों सेम होगी। दोनों क्या होगी? सेम। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी किस में देखते हैं हम? 1 यूनिट लेंथ में देखते हैं। यहाँ पे क्या कर दी? 1 यूनिट लेंथ ही कर दी। इसकी लेंथ मान लो क्या है? 1 मीटर है, और एरिया की भी क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस केस में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों सेम तरीके से काम करेगी। दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा अगर क्या कर दें हम? लेंथ और एरिया दोनों ही क्या ले लें? 1 मीटर ले लें। आ रही है बात समझ में? तो ये रिलेशन होता है इसमें। अगर यूनिट लेंथ और एरिया दोनों 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर कर दे, तो इस केस में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ईजी है यार, है ना? और यहाँ पे L क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। R का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। और सॉरी, रो का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। और R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्लियर? बड़े आगे, बस ये याद करना है। और डेफिनेशन तो रटी रटाई होती है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, KCL। क्या है? KCL। देखो इसके दो लॉ थे, एक तो है KCL, एक है KVL। देखो दिखा देता हूँ मैं, ये रहा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, और एक क्या है? KCL। इसने दो लॉ दिए थे। किरचॉफ नाम का साइंटिस्ट था और इसने दो लॉ दिए थे, एक था किरचॉफ करंट लॉ और एक क्या था? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KCL एंड KVL। अब ये दोनों डिटेल में समझेंगे हम। सुनो, देखो क्या होता है। पहले दो चीज़ सुन लो। एक होता है जॉइंट। क्या होता है? एक जॉइंट। एक होता है जंक्शन।
जॉइंट और जंक्शन में डिफरेंस होता है। जॉइंट होता है जब दो लाइनों का जुड़ना, उसे क्या बोलेंगे? जॉइंट। क्या बोलेंगे? जॉइंट। जब कितनी लाइनें जुड़ी हो? 2 लाइनें जुड़ी हो। कितनी लाइनें? 2 लाइनें जुड़ी हो, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जॉइंट। लेकिन जंक्शन में होती है बहुत सारी लाइन जुड़ना। जैसे एक बार सुन लो, जॉइंट का मतलब क्या होता है? 2 लाइनों का जुड़ना। जंक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत सारी लाइनों का जुड़ना। आपने वो सुना होगा, स्टेशन होते हैं वहाँ पे ऐसा लिखा होता है जंक्शन, हिसार जंक्शन, सुना ही होगा हिसार जंक्शन। वहाँ पे नोटिस करना, वहाँ पे जो पटरियाँ होती है ना वो बहुत सारी होती हैं। जहाँ पे जंक्शन लिखा होता है, जिस स्टेशन के पीछे जंक्शन लिखा होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारी पटरियाँ होगी। मतलब वहाँ पे बहुत सारी पटरियाँ कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। तो इस केस में उसे क्या बोलते हैं? हम जंक्शन बोलते हैं। और जॉइंट किसे बोलेंगे? जिस जहाँ पे सिर्फ 2 लाइन जुड़ी होगी। अब सुनो, किरचॉफ करंट लॉ, इस लॉ में इसने क्या बताया कि जितना करंट आएगा उतना ही बाहर निकलेगा। जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। मतलब ये है, देखो इसने ये बताया, पहले ये देख लो कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू, हमेशा ही इक्वल किसकी होगा? टोटल आउटगोइंग करंट के। किसके इक्वल होएगा? टोटल आउटगोइंग करंट के। इसका मतलब क्या है कि जितना करंट आया उतना ही बाहर निकलेगा। अब बताओ, ये यहाँ पे क्या है? जंक्शन है। I1 आ रहा है, I2 आ रहा है। इसकी डायरेक्शन से पता चल रखा है ना, ये एरो इधर के, इसका मतलब ये आ रहा है और इसका मतलब ये बाहर निकल रहा है। अगर एरो ऐसे है तो इसका मतलब आ रहा है, और अगर एरो ऐसे है तो इसका मतलब बाहर निकल रहा है। अब अंदर बताओ कितना जा रहा है? एक तो I1 और I2 है ना, I1 एंड I2। I1 I2 अंदर गया, बाहर कितना निकला? I3 I4 I5। तो इस केस में ये आने वाला करंट और ये बाहर निकलने वाला करंट, ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब टोटल इनकमिंग करंट किसके इक्वल होएगा? टोटल आउटगोइंग करंट के। मतलब यहाँ पे I1 प्लस I2 किसके इक्वल होएगा? I3 प्लस I4 प्लस I5। ये था किरचॉफ करंट लो। बस इसमें इतनी सी बात थी और कुछ ज़्यादा नहीं है, और ना ही कुछ ज़्यादा। इसके क्वेश्चन भी बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन करें इसके पहले। किरचॉफ करंट लो समझ में आया क्या है? सिर्फ यही है, ये लो है बस इसका। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, बस। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है, तुरंत हो जाएंगे। देखते हैं, देखना। सुनो, देखो क्वेश्चन है इसका। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों को क्या करना है? सेम करना है। होता ही सेम है, लो ही ये दिया था उसने। तो सुनो, देखो यहाँ पे करंट आ कितना आ रहा है ये बताओ। ये आ रहा है और ये आ रहा है, मतलब टोटल कितना आ रहा है? इनकमिंग करंट कितना है? 15। कितना है? एम्पियर। ये कौन सा करंट है? इनकमिंग। हमें इसके इक्वल क्या करना है? आउटगोइंग। ये करना है। 15 बाहर बताओ कितना निकल रहा है? 2 एंड 3 मतलब 5। आया कितना? 15। बाहर कितना निकल रहा है? 5। और एक वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है? आउटगोइंग और इनकमिंग, सॉरी हाँ, आउटगोइंग एंड इनकमिंग करंट दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो हमें इक्वल ही करना है। यहाँ से 15 आ रहा है तो निकलना भी 15 चाहिए। 5 तो इसने दिखा दिया, तो बाकी कितना बचा? 10। 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। 15 आ रहा था, 15 बाहर निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर क्या है? ये आउटगोइंग। दिस इज आंसर। बस यही देखना है कि कौन सी डिजिट की कमी है जिससे आउटगोइंग करंट किसके इक्वल हो जाए? इनकमिंग करंट के हो जाए, या इनकमिंग किसके इक्वल हो जाए? आउटगोइंग के हो जाए। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें है, इसमें क्या है बताओ? आने वाला करंट तो एक ही दे रखा है इसने, नहीं 2 दे रखे यार, ये भी तो आ रहा है। 15 प्लस 5, सॉरी 12 प्लस 5 कितना हो गया? 17। और बाहर कितना निकल रहा है? 20। ये बाहर निकलने वाला है। बाहर कितना निकल रहा है? 20 एम्पियर। कितना निकल रहा है ये? 20 एम्पियर। और आ कितना रहा है? 17। एक वैल्यू
अननोन है, एक वैल्यू क्या है अननोन। 17 आ रहा है, 20 बाहर निकल रहा है, तो कितना रह गया 3। 17 + 3 20, 20 ही बाहर आ रहा है, 20 अंदर जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा 3 एम्पियर। और ये क्या होगा इनकमिंग। इजी है, हो जाएंगे क्वेश्चन यार इसके तो। ये लो तो बहुत इजी है, केवीएल तो अभी छेड़ा ही नहीं है ना। देखना आगे करते हैं, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो। क्लियर और नहीं कर रहे हम। के सी एल है ना, KCL बस इतना ही था और कुछ नहीं इसमें। आगे बढ़े, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लो KVL। देखो सुनो, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, डेफिनेशन रटने से कुछ भी नहीं होएगा ना, डेफिनेशन समझ में आएगी। पढ़ लो, स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब नहीं समझ आता भाई, डेफिनेशन से नहीं समझ आता। जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है समझ में। KVL है क्या, ये सौदा KVL, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लो है क्या, ये डेफिनेशन से कभी भी समझ में नहीं आता, ना आएगा। डेफिनेशन भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तब तो डेफिनेशन का मतलब चलता है, मतलब पता चलता है कि अच्छा ये मतलब था डेफिनेशन का, ठीक है। तो अभी तो इसकी डेफिनेशन याद कर लो, जब क्वेश्चन हो जाएगा तब आपको पता ही चल जाएगा, फिर डेफिनेशन पढ़ने की नीड नहीं होगी, तब पता चल जाएगा कि मतलब क्या था इसका। डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो स्केलर सम है हर एक पोटेंशियल ड्रॉप का, डिफरेंस भी आ सकता है यहाँ पे वैसे, इन क्लोज लूप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस का स्केलर सम है वो हमेशा ही किसके इक्वल होएगा, 0 के इक्वल होएगा। किसके इक्वल होएगा, वो हमेशा ही 0 के इक्वल होएगा। क्या, स्केलर सम, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना भाई। बेसिक टू सॉल्व आर सर्किट। सबसे पहले बेसिक सर्किट ले लेते हैं, आर सर्किट। आर सर्किट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। सबसे पहली बात, जहाँ से करंट एंटर करता है, जहाँ से जिस पॉइंट से करंट एंटर करेगा उस पॉइंट पर हमेशा ही क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। जहाँ से करंट क्या करेगा, एंटर करेगा, जिस पॉइंट से करंट एंटर करेगा उस पॉइंट पर क्या होगा, हमेशा ही हायर पोटेंशियल, ठीक है। और जहाँ से करंट एग्जिट करेगा, मतलब जहाँ से करंट बाहर निकलेगा, उस पॉइंट पर हमेशा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, हायर पोटेंशियल है। यहाँ पे क्या है, हायर पोटेंशियल, मतलब ये यहाँ पे ज़्यादा है किससे, इससे। ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, बी पॉइंट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट इधर एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है। अगर करंट ऐसे एंटर करता तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता, लेकिन करंट एंटर कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो इस पॉइंट पर क्या है, हायर पोटेंशियल है। और एग्जिट कहाँ से करेगा, ऐसे एग्जिट करेगा करंट, तो इस केस में इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। क्लियर, ये देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल कहाँ, ए पॉइंट पे ज़्यादा है किससे, बी पॉइंट पे। और अगर वैल्यू निकालनी है तो बड़ी में से छोटी कोई माइनस करते हैं, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, IR। और इन दोनों को क्या ले सकते हैं, ये क्या है, डिफरेंस ही तो है, क्या है, ये दोनों डिफरेंस ही है, तो डेल्टा V भी लिख सकते हैं। डेल्टा V किसके इक्वल होता है, IR के। बस ये था बेसिक, तो इजीली हो जाएंगे इसके जो क्वेश्चन होंगे। ये बेसिक था, आर सर्किट में बात कर रहे थे हम, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। एंड ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू विच करंट एंटर इन ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल एंड द एंड थ्रू विच करंट एग्जिस्ट द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल। मतलब जहाँ से करंट क्या करेगा, एंटर करेगा, वो हमेशा ही क्या होगा, हायर पोटेंशियल। क्या होगा, हायर पोटेंशियल। और एंड मतलब पॉइंट, जहाँ से करंट एग्जिट करेगा, एग्जिस्ट नहीं एग्जिट करेगा, वो वहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा, लोअर पोटेंशियल। क्लियर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, IR। अगर डेल्टा V फाइंड करने के लिए बोले तो उसकी वैल्यू क्या होती है, IR, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसे एंटर कर रहा है तो ये वाला इससे क्या है, बड़ा है पोटेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनो देखो, ये तो बहुत इजी है,
डेल्टा वी फाइंड करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा वी का, आई आर, तो आई आर कर दो, आई करंट, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू, 6 × 2 12, और जो पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी 24, आई आर कर रहे हैं बस, 3 × 4 कितना होता है, 8 2 जा 16 वोल्ट, बस हो गया। आर सर्किट तो बहुत इजी है, जब वो आएंगे ना 2 क्लोज लूप आएंगे, ओ आगे है, रुको केवीएल आसान नहीं है, ठीक है। देखो यार आसान तो कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस से ही सब आता है, ऐसे थोड़ी आता है। एंड फिज़िक्स में तो प्रैक्टिस ही चलती है भाई, फिज़िक्स तो प्रैक्टिस ही मांगती है। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद करने होते हैं बहुत सारे, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीप्लाई डिवीज़न बहुत सारी होती है, देखी होगी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मोल माल के, उसमें बहुत सारी ये करनी पड़ती है, और इतने बड़े बड़े उनकी वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो बहुत बड़ी बड़ी होती है वो सारी याद करनी पड़ती है। बायो में रटना होता है, समझ के मतलब समझते भी हो गए, बट ज़्यादातर तो रटना ही होता है, और ज़्यादातर रटते भी हैं। लेकिन फिज़िक्स में लिखना कम होता है, समझना ज़्यादा होता है, और प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है क्वेश्चन की, है ना। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, आ जाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो होता ही नहीं है, बस प्रैक्टिस ही करनी होती है। आगे बढ़ते हैं, वाह छोड़ो ये तो ऐसी जनरल बातें देखो सुनो, एक होती है जूल हीटिंग, क्या होती है, जूल हीटिंग, और एक होता है रेट ऑफ जूल हीटिंग, रेट ऑफ जूल हीटिंग। अच्छा ये बताओ मेरे को, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जिगजैग पाथ में जाता है, ऐसे जाता है, तो इसकी जो ये पहले बहुत सारी, इसके पास एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, मैंने बताया स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ये टकराएगा, यहाँ से मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे इस पर टकराया, टकराते स्पीड कम होगी, स्पीड फिर बनी, फिर टकराया, फिर कम होगी। तो इस केस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल हीटिंग में। किस में, जूल हीटिंग में हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जैसे टकराएगा, ये वायर है, इस वायर में ऐसे टक्कर मारेगा वायर में, तो जो काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे इसकी स्पीड कम होगी, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होएगा ना जब जैसे टकराएगी, जैसे इसकी स्पीड कम हुई, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो मतलब वो किसी न किसी में तो कन्वर्ट होएगी, तो वहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है जूल हीटिंग में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, जूल हीटिंग में, ठीक है। जैसे ये इसके एटम्स या फिर आयंस से जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जूल हीटिंग में। देखा है, गर्म हो जाती है वायर्स, देखा ही होगा ना, गर्म से हो जाती है वायर्स, गर्म हो जाती है, जो ये केबल्स आती है ये भी गर्म हो जाती है ना, ये सारी देखी होंगी। तो ये किसकी वजह से होती है, इसी ही वजह के, इस ही की वजह से होती है ठीक है। तो क्या होता है, एक होती है जूल हीटिंग और एक होती है रेट ऑफ जूल हीटिंग। जूल हीटिंग का फॉर्मूला होता है I²RT। क्या होता है, I²RT। किसका फॉर्मूला है ये, जूल हीटिंग। जूल हीटिंग क्या होती है, जूल हीटिंग थ्रू रेजिस्टेंस इन टाइम t। मतलब टाइम गिवन होगा कि इतने टाइम में बताओ जूल हीटिंग कितनी हुई है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। क्या होता है, I²RT। अगर ये पूछ ले कि रेट ऑफ जूल हीटिंग बताओ, तो इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब तो निकालनी तो वही है, जूल हीटिंग ही निकालनी है हमें तो मतलब क्या है दोनों में, मतलब ये होता है कि यहाँ पे T इसलिए गिवन है, इनमें देख रहे हो ना, इसमें T है इसमें T नहीं है, इसमें T इसलिए गिवन है क्योंकि जो हम जूल हीटिंग निकालते हैं यहाँ पे वो हमेशा ही 1 सेकेंड के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, 1 सेकेंड के लिए, यस ठीक है, किसके लिए निकालते हैं, 1 सेकेंड के लिए। तो व्हेन करंट I फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस R देन जूल हीटिंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज। अगर एक सेकंड में अगर हम जूल हीटिंग को देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ जूल हीटिंग। अगर टाइम गिवन है, अगर ये पूछ रहे 5 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड, ऐसे इस केस में बताओ जूल हीटिंग कितनी होगी, तो उसे बोलते हैं जूल हीटिंग। जूल हीटिंग एंड रेट ऑफ जूल हीटिंग
में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ये किस में फाइंड करते हैं हम, जब टाइम क्या हो 1 सेकेंड, और इसमें टाइम क्या होता है गिवन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जूल हीटिंग का, I²RT, और रेट ऑफ जूल हीटिंग का क्या होता है I²R। इसमें टी नहीं होता क्योंकि टी क्या लेके चलेंगे 1। ठीक है, अब इस पर करते हैं क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आर सर्किट के वही क्वेश्चन है, क्या बताना है, जूल हीटिंग बतानी है इन 4 सेकेंड। अब इसमें टाइम गिवन है, क्या है इसमें टाइम गिवन है, और क्या पूछ रखा है जूल हीटिंग पूछ रखा है। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे I²RT, क्या लगाएंगे I²RT। तो लगाओ जूल हीटिंग क्या फॉर्मूला होता है I²RT। आई कितना है 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 इंटू में आर कितना है 2, और टाइम कितना निकालना है 4 सेकेंड। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 72 इंटू में 4 जूल हीटिंग। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो जूल में आएगी। ठीक है, किस में आएगी जूल में। बस ये सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, अब इसमें इसका स्क्वायर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है इंटू में 6 इंटू में 4, सॉल्व कर लेना, जूल यूनिट आ जाएगा आंसर। इजी है ना यार, मल्टीप्लाई तो करनी है ना। इसमें 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 4 इंटू में 4, इसमें 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 8 इंटू में 4, आगे जूल हीटिंग। सिंपल ही है, अभी तो कुछ दिमाग लगाने वाला कुछ आया नहीं, बहुत सिंपल खेल ही रहे अभी तो हम, है ना। तो हो जाएंगे स्टेप के तो है, आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, इसमें क्या पूछ रखा है रेट ऑफ जूल हीटिंग, क्या पूछ रखा है रेट ऑफ जूल हीटिंग, आ रहा है समझ में। अब इसमें देखो उसमें क्या था 4 सेकेंड गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन इसमें नहीं गिवन ना। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 सेकेंड लेके चलते हैं, रेट ऑफ जूल हीटिंग में हमेशा क्या लेके चलते हैं 1 सेकेंड। तो ठीक है कोई बात नहीं है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे अब इसमें हम I² इंटू में R, बस इतना ही करना है। और T तो चाहो लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि T 1 ही लेके चलते हैं इसलिए नहीं लिखते। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही होता है I²RT, लेकिन वहाँ पे T क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा T 1 हो जाएगा, तो इस केस में नहीं लेके चलते। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36 इंटू में 2। अच्छा, इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल पर सेकेंड, क्योंकि हम 1 सेकेंड की बात करते हैं ना, टाइम कितना लेके चलते हैं 1 सेकेंड लेके चलते हैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू में 6 जूल पर सेकेंड, 9 इंटू में 4 जूल पर सेकेंड, और इसमें 4 इंटू में 8 जूल पर सेकेंड। इजी है, पढ़ते जाएंगे। देखो हम यहाँ पे 2 मोड्स की बात करेंगे, एक होता है चार्जिंग मोड और एक होता है डिस्चार्जिंग मोड। क्या होता है, एक होता है चार्जिंग मोड और एक क्या होता है डिस्चार्जिंग मोड। सुनो देखो क्या होता है, पहले तो ये बात समझ लो, ये क्या है यहाँ पे बैटरी, क्या है बैटरी, ये होती है प्लस और ये क्या होती है माइनस। छोटी वाली के पास कौन सा साइन होता है नेगेटिव, और बड़ी वाली पॉजिटिव। ठीक है, अगर I का करंट पॉजिटिव में से बाहर निकल रहा है, व्हेन करंट I कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ऑफ बैटरी, देन पावर ऑफ बैटरी। तो इस केस में अगर I का करंट पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इस केस में जो पावर है P क्या है यहाँ पे पावर, इस केस में जो पावर है उसकी वैल्यू हो जाती है प्लस का EI, क्या हो जाती है प्लस का EI। ठीक है, और इस मोड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग मोड। जब करंट पॉजिटिव प्लेट में से बाहर की तरफ निकल रहा है तो इस केस में पावर का फॉर्मूला होता है प्लस का EI। ठीक है, और इस मोड को क्या बोलते हैं डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मोड और चार्जिंग मोड क्या होता है ये मैं बताऊंगा, एक बार ये याद कर लो कि बाहर निकल रहा है करंट पॉजिटिव प्लेट में से, तो कौन सा मोड है डिस्चार्जिंग मोड। व्हेन करंट I एंटर इनटू पॉजिटिव प्लेट, अगर ये एंटर कर रहा है, अगर पॉजिटिव प्लेट
की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव प्लेट में एंटर कर रहा है कौन, आई का करंट। तो इस केस में जो पावर ऑफ द बैटरी है वो क्या हो जाती है, माइनस का ई आई। क्या हो जाती है, माइनस का ई आई। ये दोनों बातें तो आपको याद करनी पड़ेगी कि इस केस में प्लस का ई आई होती है और इस केस में माइनस का ई आई होती है। ठीक है, ठीक है। अब समझो कि डिस्चार्जिंग मोड और चार्जिंग मोड, इनका मतलब क्या है। इन्वर्टर बैटरी होती है, सबके घर में होती है इन्वर्टर बैटरी। उसमें जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, करंट सप्लाई करता है, जिससे हमारे ये फैंस, लाइट, ट्यूबलाइट्स, ये सारी काम करती है अपना अपना। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वो होता है डिस्चार्जिंग मोड में। कौन से मोड में होता है, डिस्चार्जिंग मोड में। मतलब उसमें से वो करंट क्या करता है, भेजता है बैटरी में। चाहे इन्वर्टर बैटरी में ये होता है, उनके थ्रू ही चलती है हमारी सब कुछ, जो इलेक्ट्रिकल जो ये थिंग्स है ये उन्हीं की तरफ, इन्वर्टर बैटरी की वजह से ही चलती है। तो तब जब लाइट नहीं होती तब वो होता है डिस्चार्जिंग मोड में। कौन से मोड में होता है, डिस्चार्जिंग मोड में। और अगर लाइट आ जाए, लाइट आ जाए तो वो होता है चार्जिंग मोड में। हम कहते हैं ना कि लाइट आ जाएगी तो ये चार्ज हो जाएगा, इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा, इन्वर्टर डिम है। नहीं, लाइट डिम होती है, इन्वर्टर में बैटरी कम है, कुछ ऐसा बोलते हैं यार, समझ जाओ ना। चार्जिंग मोड तब होता है जब लाइट आई होती है, तब इन्वर्टर को खुद को भी तो चार्ज करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी वो पानी से चलेगा। मतलब पानी से भी चलता है। मतलब चार्ज उसे भी तो चाहिए ना। चार्जिंग, जब वो लाइट आ जाती है तो वो खुद को चार्ज करता है, जब लाइट नहीं होती तो वो करंट को सप्लाई करता है। ऐसे ही होता है, जब करंट उसमें से बाहर निकलता है तो वो किस में होता है, डिस्चार्जिंग मोड में होता है। और जब लाइट है तो वो किस में होता है, चार्जिंग मोड में होता है। तब उसके अंदर करंट जाता है, जब वो खुद अपने आप को चार्ज करता है तब वो क्या होता है, चार्जिंग मोड में। और जब डिस्चार्जिंग मोड कब होता है, जब लाइट नहीं होती, जब वो करंट सप्लाई करता है। ठीक है, समझ में आ गया डिस्चार्जिंग मोड, चार्जिंग मोड क्या होता है। ठीक है, बढ़ते हैं यार आगे। सुनो, देखो, पावर ऑफ बैटरी इन फॉलोइंग केस, यही बतानी है, पावर ऑफ बैटरी बतानी है। पहले मोड देख लेते हैं। यहाँ पे बताओ कौन सा मोड है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, आई का करंट बाहर की तरफ जा रहा है, आई का करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो कौन सा मोड है, डिस्चार्जिंग मोड। कौन सा मोड है, डिस्चार्जिंग मोड। और डिस्चार्जिंग मोड में फॉर्मूला क्या होता है, प्लस का ई आई। प्लस का ई आई होता है, ई कितना है, 40, आई कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 80 वोल्ट। नहीं, पावर की बात कर रहे हैं, वाट आएगा। वाट होती है इसकी यूनिट। क्या होती है इसकी यूनिट, वाट होती है। ठीक है, अब ये बताऊं, और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मोड है, डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मोड में हमेशा ही पावर किस में आएगी, प्लस में। और चार्जिंग मोड में किस में आती है, नेगेटिव में। मतलब ये ना जो साइन है ये बता रहा है कि डिस्चार्जिंग है या चार्जिंग है। ठीक है, अब देखो ये इसमें एंटर कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इसमें एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होएगा, चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड फॉर्मूला तो सही है, सेम ही लगेगा ई आई का, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, -80, रुको, -80 क्या होगा, -120 वोट। ठीक है, ये बताओ कौन सा मोड है, डिस्चार्जिंग मोड। तो कितना आएगा, 60 वाट। और ये कितना आएगा, -50 वोट। क्यों, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, चार्जिंग मोड। क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट में एंटर कर रहा है, करंट एंटर कर रहा है तो नेगेटिव, बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव। थक ही गए हो मैं तो।